हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने सेट 1 822 AV हाई स्कूल गणित 2019 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सेकंड नंबर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको एक नवाज देवबंदी की एक गज़ल सुनाते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई और इससे आपको कुछ सीख मिलने वाली, इस पर हम थोड़ी सी आपसे डिस्कशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा आपको। दो चार लाइनें और आपको मैं सुनाता हूँ। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में, तूफ़ान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में, तूफ़ान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। उम्मीद है कि आपको ये जितनी भी लाइन मैंने आपको सुनाई है मज़ा आ गया होगा। इससे लास्ट लाइन का मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आपको बता दूं ताकि इसका मीनिंग, अर्थ आप इसका समझ सको। लास्ट लाइन में हमने ये बोला कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, है ना। मैं आपसे इसको रिलेट करके बताता हूँ, है ना, आपकी लाइफ में कैसे आपसे रिलेटेड है। मान लेते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाती है। आप मेरे डिस्कशन को आप चारों तरफ से लेकर के एक जगह पे निचोड़ोगे तो उसका मूल क्या है? उसका मूल यही है कि ओवरऑल आपको सक्सेस जानी चाहिए, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, है ना। कोई भी हो, ठीक है। उसका अगर मोटिव क्या होता है, लास्ट में आप उसको निचोड़, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं ना, वो निचोड़ आकर के आ जाता है कि आपकी सफलता कैसे हो, आप कैसे आप सफल हो। आप देखिए, सफलता जब इंसान को मिलती है तो वो खुशी बयान नहीं की जा सकती, है ना, कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये शब्द जो है या ये जो सेंटेंस है, ये शब्दों में नहीं आप इसको बयां कर सकते। लोगों को इतनी खुशी होती है कोई अगर सक्सेस हो जाता है ना। चाहे वो जिस स्कूल में भी आप पढ़ाई करते हो, उस पूरा प्रबंधन, पूरी समिति, पूरा समाज इससे आपसे खुश हो जाता है केवल आपकी एकमात्र सफलता से। देखो कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप के भी सपने हैं, आपके स्कूल के भी सपने हैं, आपका समाज भी इससे, आपके समाज भी चाहता है कि आप आगे निकलें, सक्सेस हासिल करें, है ना। हम भी मान लेते किसी गांव में कोई DM या SDM बन जाए तो पूरे गांव को खुशी होगी इससे। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो बात आपसे ना बनती हो या आपके यहाँ से बात ना बनती हो, वो नाराज़ होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग लोग आपसे खुशी होंगे, है ना। वो तो रेयर है, एक्सेप्शंस जिसको बोलते हैं, अपवाद तो हर जगह होते ही, है ना। तो अपवाद को आपको छोड़ करके बाकी सबको खुशी मिलती है आपसे। तो देखिए, ये सफलता की जो खुशी है वो शब्दों में नहीं आप इसको बयां कर सकते। सोचो कि छोटा सा वर्ड है, आज मैं सफल हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या गजब का सेंटेंस है ना। ऐसे अगर कोई बोल दे तो फिर उसका बात ही कुछ और है। इसको आप शब्द में इसको आप नहीं बयां कर सकते। एक्चुअल में सफलता इंसान को खुशी से भर देती है, एकदम से फूले नहीं समाता इंसान को। आप एक्चुअल में अगर आप ऐसे आप बोलो तो लास्ट लाइन को मैं आपसे जोड़ता हूँ। मैंने कहा बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। मान लेते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन, मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। आप मान लेते हैं कि आप कांस्टेबल बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, कुछ मान लेते हैं आप बन गए, तो सभी लोग आपको बधाई देंगे। सभी आपको बधाई देंगे कि नहीं देंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। यही आपसे उम्मीद थी कि आप निश्चित ही सफल होंगे। आपने इतनी मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट तो वैसे भी आपका सक्सेस वाला ही होगा। तमाम तरह की आपको लोग कहेंगे,
यहाँ बहुत फला आदमी का लड़का था, बहुत मेहनती लड़का था और निरंतर वो पढ़ाई भी कर रहा था, तो क्यों ना सफल हो, बिल्कुल सफल होगा। लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, उस स्थिति में आपको बहुत अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन वही सेकंड अगर उसका पहलू उठा करके देखो तो, और बात अगर बिगड़ जाए, और बात अगर बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, बात अगर बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। इसका अर्थ ये है कि मान लेते हैं आपने एग्ज़ाम, आप मान लेते हैं कि बनारस में आप रह करके आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बनारस में रह करके आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है ना, मान लेते हैं यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया और आप लगातार 3 से 4 साल से आप वहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो लोग जानते हो क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। शब्द का मीनिंग आप समझ रहे हो, क्या क्या नहीं कहते। लोग कहते हैं कि इतने दिन से वहाँ पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इसे घूम रहा होगा, या जो है इस तरीके का लड़का है, उस तरीके का लड़का है, पढ़ने लिखने में उसका मन ही नहीं लगता है, घर का रुपया बर्बाद करता है, बिल्कुल नालायक है, गधा है, तमीज़ है, इस तरीके तमाम क्या क्या नहीं कहते। सुनिए तो आप क्या क्या नहीं कहते। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बात मेरी समझ में बिल्कुल आ गई होगी, तो मैंने आपसे इसको जोड़ दिया। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीख मिली होगी कि आप खुशी, इंसान को खुशी बहुत गजब की होती है जब आप सक्सेस होते हो, है ना। ये उसका रस ही कुछ और है ना। वो खुशी शब्दों में, मैंने आपसे जस्ट अभी बोला कि उसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और आप पढ़िए, निरंतर पढ़िए, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे तो हर कोई पढ़ाई कर रहा है, एक आप ही होंगे जो ऐसे केवल बैठे होंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, रात के समय सो रहे होंगे। लेकिन आप जैसे यहाँ से थोड़ा सा हटोगे, आप अभी आप अपने घर पे हो या आसपास के इलाके में केवल हो, जैसे आप थोड़ा सा दूर होगे आपको लगेगा कि हर आदमी पढ़ाई कर रहा है। देखो हर कोई बैग टांगे या लगातार हर आदमी पढ़ाई कर रहा है ना। क्योंकि रिज़ल्ट जब आते हैं तो कट ऑफ आपको, आप तो 10th में हो या 11th 12th में हो, कट ऑफ अभी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। लेकिन कट ऑफ का मीनिंग ये होता है कि इतना अंक आपको चाहिए उस एग्ज़ाम में, इतना अंक आपको चाहिए, उसी को हम कट ऑफ बोलते हैं, है ना। कि फला पेपर में इतनी कट ऑफ गई है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पता चल गई होंगी कि इस पेपर में इतनी कट ऑफ गई है, इसका मतलब इतना अंक अगर आप पा जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या होता है, मतलब कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। कई बार देखोगे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कट ऑफ हाई है, कट ऑफ बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो नंबर ला रहे हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हैं। कहीं आप पीछे न रह जाओ, आप भी दिल से पढ़िए, रात को सोइए ना, पढ़िए निरंतर। हाँ सोइए, सोने का समय आपको आएगा, लेकिन इस एज में अगर आपने मेहनत कर ली तो आप आगे सोइए। इस एज में आप 2 से 3 साल कड़ी मेहनत कर करके एग्ज़ाम को आप क्रैक कर दीजिए, उसके बाद में आप मौज मारिए, सोइए, खूब सोइए, आराम से सोइए। लेकिन इसमें, इस एज में आप अपने आप को झकझोर दीजिए एकदम से, क्योंकि आने वाली जो ज़िंदगी है, जो आने वाला आपका भविष्य है, उसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, उसको आप अच्छे से अगर जीना चाहते हो, तो इस समय अपने आप को तपस्या भी बनना पड़ेगा। आपको झकझोर अपने आप को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी उसको अचीव करने के लिए। बाद में आप आराम से सोइए, नो प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन से मज़ा आया होगा, इसको आपने सुना होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सेशंस आ ही रहे हैं, बस आप निरंतर अपनी पढ़ाई, कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px² -2√5 px + 0 के दो मूल समान हैं, तो p का मान आपको ज्ञात करना है।
क्वेश्चन इजी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसके, है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर px² माइनस का 2 √5 px प्लस 15 बराबर कितना है 0 है। दो मूल इसके समान हैं। अब आपको अगर मैंने शर्त के बारे में, इसके लिए एक शर्त है, एक क्या तीन शर्तें हैं, है ना। उन शर्तों में जो पहली शर्त है, आप यहाँ पर देखिए कि बोला हुआ है कि इसके दो मूल समान हैं। आप ये ध्यान करके चलिए कि अगर मूल समान है इसका मतलब ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर के दो मूल समान है, इसके दो मूल क्या हैं समान हैं। इसका मतलब यदि इसके दो मूल समान हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। नई बात समझ में आई। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी, जिसको हम विविक्तिकर बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विविक्तिकर मतलब डी बराबर जब 0 होता है तो जो दिया गया द्विघात समीकरण होता है उसके दो समान मूल होते हैं। अब ये दो क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के जो अधिकतम मूल होते हैं वो दो ही होते हैं, है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, दो मूल हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 0 हो सकते हैं। अधिकतम कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पुट हो सकता है कि आप बताइए कोई द्विघात समीकरण है उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 1 भी नहीं हो सकते, है ना। काल्पनिक भी हो सकता है ना, एक और एक भी नहीं हो सकता, ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ px² माइनस 2 √5 px प्लस 15 बराबर 0, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। चलिए, मैंने अभी आपसे बताया कि यदि d 0 है ना, इसका मतलब यहाँ पर इसके मूल समान हैं। इसके मूल क्या है, समान हैं, तो इसका d जो है वो d बराबर 0 है, ये फिक्स है। अब आप उल्टा सोचो, यदि d बराबर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, d बराबर आप निकालते हो, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब bac का मान कैसे पता करोगे, तो इसकी आपको कंपैरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस c से कर दीजिए। a के प्लेस पे आपको p है, b के प्लेस पे आपको माइनस का 2 √5 p है और c के प्लेस पे 15 है। उसमें आप इसको पुट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वो आपको d बराबर आप वहाँ से क्या कर लोगे, पता कर सकते हो, है ना। उसको रख करके आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि इसके मूल समान है, इसका मतलब d बराबर 0 है। आपको इसमें कुछ करना नहीं, आपको d बराबर 0 दिखा देना। उसका उल्टा भी सही है ना। अगर d बराबर 0 है तो इसको दो समान मूल है, ऐसे आप सोचिए। अगर d बराबर 0 आता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, उसको आप d बराबर निकालो, तो अगर d बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसके दो समान मूल हैं। पूछा भी जाता है कि आप बताइए इसके मूलों की प्रकृति क्या है, दो समान मूल हैं, दो अलग अलग मूल हैं, है ना। आपको कई बार ये भी आपसे काल्पनिक मूल है, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये आना चाहिए कि अगर d बराबर 0 है तो उसके मूल जो हैं वो क्या हैं, समान हैं, है ना, दो समान मूल है। तो ये हमसे पूछा है। चलो इसके हम कंपैरिजन कर देते हैं पहले। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। देखो, a के प्लेस पे p है, b के प्लेस पे माइनस का 2 √5 p, है ना, और c के प्लेस पे 15। चूँकि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हैं, अर्थात d बराबर 0 होगा, फिक्स, है ना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b देखिए माइनस का ये हो गया, है ना, और a आप देखो ये p है, c आप देखो 15 बराबर 0। ठीक, आप यहाँ पर देखिए क्या है,
कि 2 दूनी 4 और ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और ये पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15 चौको 60 पी बराबर 0। इतनी बात आपको पता चल रही होगी, है ना। तो ये माइनस, ठीक। चलो यदि हम यहाँ पर कॉमन कर लें कि 20 पी यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा कि तो p बचेगा, है ना। एक p बच जाएगा आपके पास, इसका गुणा कराओ इसके साथ तो 20 पी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आप लगाइए, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 3 बच जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने 20 पी कॉमन करा तो 20 पी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पी स्क्वायर हो गया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 60 पी हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखिए, यानी कि 20 पी बराबर कितना है 0 है, या फिर p माइनस 3 बराबर क्या है ना 20 पी बराबर 0 और p माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए p बराबर कितना आ जाएगा 0 बटा 20, 0 ही होगा, है ना, या p बराबर 3, है ना। तो p बराबर 0 या 3 के लिए, है ना, अगर p बराबर 0 रखो या फिर p बराबर 3, है ना, तो p बराबर 0 या 3 के लिए इसके 2 मूल क्या हैं समान हैं, तो यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। सब आपको बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल आपको बताया जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट तो, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। डाउट अगर रह जाता है तो फिर क्या मतलब रह गया। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल आपको इसका रूट बिल्कुल बता दिया जाएगा, और जब रूट किसी चीज़ का बता दिया जाता है तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती रहती हैं। बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार पूछते हैं, लोग बच्चे पूछते हैं कि कैसे हम चीज़ों को याद कर सकते हैं या फिर कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सबके लिए लागू होता है कि प्रैक्टिस निरंतर आप करते रहिए और आपके धीरे धीरे चीज़ें, स्वाभाविक ही आप भूलोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप एक दिन आप कोई भी पढ़ते हो तो फिर अगले दिन उसको भूल जाते हो, है ना, फिर पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। तो ये सिस्टम है, ये इसको मत सोचो कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है, ये मत आप सोचिए कि आप भूल जा रहे हो तो इसका मतलब आपके माइंड में या फिर ऐसा कोई आपके अंदर दोष है जो आप भूल जा रहे हो। हर कोई भूलता है ना। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर यदि आप ऐसा भूलते हो कि मेरे अंदर कोई बीमारी है या फिर ऐसी कोई चीज़ है कि मैं भूल जाता हूँ, बहुत सभी लोग भूलते हैं, है ना। वो हम हैं या कोई और टीचर है या फिर कोई और स्टूडेंट्स है, हर इंसान वो, क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आदमी क्या करता, भूल जाता है। ऐसा ये मत सोचो कि हमको चीज़ें नहीं याद होंगी, हाँ याद होंगी, बस आप उनके लिए पढ़िए, उसको बार बार आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें वही याद हो जाएंगी, आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है अब सब। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहता है पासे को एक बार उछालने पर, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त। तो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आपको आता है ना, वो 1 नंबर में, और इजी होता है, आराम से छोटे मोटे क्वेश्चन। अब वही बात है कि इजी रहेगा कब, अब यही क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लीजिए कि आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी है, और जब आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी तो आप इसके बारे में क्या जानो, क्या करेंगे हम, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है, तो आपको कैसे मालूम होगा, है ना बात, ऐसा ही तो है।
मतलब जब इसके बारे में आप सुने ही नहीं हो कभी, देखो वह यही है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले से सुनी है तो आपको लगता है कि हाँ कोई अब बता रहा है तो आपको पता चला हाँ ये चीज़ तो हम जानते थे, फला चीज़ ऐसे ऐसा 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 होता है। लेकिन जब आपने कभी जीवन में अपने सुना ही नहीं कि फ़ला चीज़ ऐसी होती है, आप किसी को बता रहे हो कि जो है ये चीज़ जो है लाल है, नीला पीला होता है, इसमें ये होता है और ऐसे पीछे निकला रहता है, या कोई और है उसमें क्या आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो आप, ठीक है ना, कोई चीज़ आप बता रहे हो, लेकिन जब जिसको आप बता रहे हो वो उसको कभी देखा ही नहीं है, कभी देखे नहीं, तो उसको आप क्या बता रहे हो, क्या मतलब है बताने का, कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, जब उसने कभी उसको देखा ही नहीं है, बस उसको आप बता रहे हो कैसे ऐसे है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपने अगर इसको पढ़ा ही नहीं कभी तो आपको क्या आइडिया कि इसमें हम क्या करेंगे, है ना। तो यही है कि तो आपको पढ़ाया भी जाएगा, है ना, आपको पढ़ाया भी गया होगा आपने अपने स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, आपको बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। चलो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। आपको मालूम है कि पासा में कितने नंबर होते हैं टोटल, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, पासे को जब आप उछालते हो तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, टोटल संभावना कितनी है, टोटल संभावना 6 ही है। आप पासा का मतलब गोटी खेलो, लूडो कभी खेले हो आप, लूडो को आप उठा के देखो, लूडो की जो गीट होती है ना, उस गीट को आप इसी को हम पासा बोलते हैं ना, उस पासे को जब आप उठाओगे तो एक साइड आपको एक रहेगा, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर उस पर क्या रहते हैं, लिखे रहते हैं, ठीक है। चलो तो उम्मीद है कि आपको पासा तो देखे ही होंगे, सभी लोग देखे होंगे। तो कुल परिणाम आपके पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो n ऑफ s, कुल परिणाम आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या प्राप्त होने के तो कितनी संभावनाएं हैं कि अभाज्य संख्या आए, है ना, कितनी संभावनाएं हैं, तो अभाज्य संख्या आएगी। तो अगर आप अभाज्य संख्या देखोगे इसमें पासे में, यदि आप अभाज्य संख्या देखो तो आपको एक को तो देखना नहीं है, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और नंबर से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या। जैसे दो आप देखो, बताओ दो किससे कटे, दो से कटेगी, दो एक से कटेगी, और किसी नंबर से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, बात बिल्कुल सही है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी। 5 एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी और किसी नंबर से कटने वाली नहीं है। तो अभाज्य संख्या पासे में जो है वो कितनी है, 1 2 3, है ना। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना। आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपको जो घटना है ना, अनुकूल परिणाम, ऊपर अनुकूल परिणाम लिखना, नीचे आपको कुल परिणाम। देखो प्रायिकता का सिंपल मेथड है, आपको ऊपर अनुकूल परिणाम लिखने जो आपसे कहा हुआ है, अभाज्य संख्या पर अनुकूल परिणाम ऊपर यानी ई है ना, और कुल परिणाम आपको नीचे लिखना होता है। अनुकूल परिणाम ऊपर लिखिए, कुल परिणाम आप नीचे लिख दीजिए। अनुकूल कितना है, 3 है ना, और कुल कितना है, 6 है, बराबर 1/2। बस यही है, इतना आपको करना रहता है, आराम से आप इसको कर पाओगे, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20
तरह सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलो, क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। इसके भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7-8 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल से ही आप चीज़ें बड़ी कर पाओगे। पहले आपको, क्योंकि शिक्षण का प्रक्रम ये है कि आपको सरल से जटिल की ओर चलना है ना। कैसे चलना है आपको? सरलता से जटिलता की ओर चलना है। पहले आपको थोड़ी थोड़ी नॉर्मल चीज़ें सीखनी होती हैं, है ना। बच्चों को जब छोटे बच्चे क्लासेस में होते हैं, प्राइमरी लेवल में जब बच्चे होते हैं, नर्सरी केजी या 1 to 5, है ना, प्राइमरी 1 to 5, उसमें जब बच्चे होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? उनको पहले बेसिक बताया जाता है ना, कि छोटा बड़ा ये होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बनता है, ए ऐसे बनता है ना, ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल जो है रेड कलर का होता है। ऐसे सब आपको उसमें सारी चीज़ें आपको क्या करी जाती हैं? बताई जाती हैं ना। वो क्या फंडामेंटल है, बेसिक है। फिर वो धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता है। पहले एक अक्षर आ से सीखते हैं, फिर उसमें माँ जोड़ते हैं तो आ माँ आम, ऐसे जोड़ जोड़ के उनको 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर। देखो एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिकली सिस्टम चलता है पूरा, है ना। पूरा सिस्टम के तहत अगर चलेगा तो फिर चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। वही है ना। चलो, यहाँ पर देखिए एक मीनार की ऊंचाई, देखो ये मीनार है आपको दिख रहा है। इसकी ऊंचाई आपको दिख रही है 20 मीटर। बात बिल्कुल सही है। ज़मीन पर इसकी छाया, देखो ये मीनार है तो इसकी छाया यही बनेगी ना। अरे इधर आप बना लो छाया, इधर मीनार है तो मीनार की छाया नीचे ही तो बनेगी। तो ये आपको छाया यहाँ पर दिख रही है। ये छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है ना। और सूर्य का उन्नयन कोण, ये देखो ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण थीटा हम ले लेते हैं। यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका नाम लेते हैं ABC आपको दिया है ना। ये थीटा आपको दिखाना है। तो आप यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ये चैप्टर है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब उसका त्रिकोणमिति का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, ये कुछ ये मतलब इसका मोटिव होता है ना। तो यहाँ पर आपको चूँकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है ना। आपको हर जगह समकोण त्रिभुज ही देखने को मिलेगा। समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि हम पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं। हाँ, परमीय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको दिख रहा है। कर्ण हमको यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर हमको वैसे नीड नहीं है, हमको तो क्या पूछा है? थीटा पूछा है। तो चलिए एक बार के लिए अगर हमने लिख ही दिया है तो आप इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि उन्नयन कोण आपको थीटा बताना है। तो थीटा हम यहाँ पर बगैर इसके आराम से भी हम निकाल सकते हैं। चलो देखो, तो इसमें आप देखेंगे टेन अगर हम थीटा लगाएं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। लंब बटे आधार। आप लंब देखो क्या है यहाँ पर? लंब है AB। आधार आप देखोगे तो आधार है BC, ठीक है। टेन थीटा AB आप कितना है? AB है 20 मीटर बटे ये है 20√3 मीटर, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। चलो, टेन थीटा बराबर 1/√3। तो अब देखो, अगर आपने इसकी टेबल पढ़ी होगी तो टेन वाले में जब आप देखोगे तो इसको किसका मान है? ये टेन 30 की वैल्यू होती है। टेन 30 पे जो है 1/√3 होता है, ठीक। ये कट ही जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल आया है वो आपके पास कितना आया? 30 डिग्री आया। और यही सूर्य का क्या है? उन्नयन कोण है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आया होगा। 1 नंबर पूछा जाता है, आराम से इसको आप कर पाओगे। ये पाइथागोरस मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हमको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमको। इससे से लंब और आधार था ही, हमने टेन से इसका काम कर लिया, ठीक है। और आप इसको याद रख लीजिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा,
है ना। आप इसको सर्कल में पढ़ोगे, वृत्त में भी इसको पढ़ने को मिलेगा आपको, ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको तो पढ़ने को तो मिलता ही है ना। मतलब ये पाइथागोरस भी आपको कहीं साथ छोड़ने वाला नहीं, आपके बहुत लंबे समय तक आपके पास चलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ देखते जरूर चलोगे, है ना। आप चाहे वो त्रिभुज चैप्टर ले लो, त्रिभुज चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगल में, सर्कल में, ट्रिगोनोमेट्री में, आप ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसको आप याद कंठस्थ कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला ये, है ना। इतनी आपसे मोहब्बत है इसको, आप ये आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगा, है ना। आपको पढ़ाया जाएगा तो बोला जाएगा चलो पाइथागोरस लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चट से तुरंत आता है ये जाता नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ के जाता है। आप भले ही इसका साथ छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक 10 हो गया। देखो 10 है, 13 है, 17 है, 19 है, 12 है, 15 है, 19 है, 20 है, 19 है, 17 है। चलो ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों को आप एक्स से दिखा ले, तो है ना। इन आंकड़ों को आप किससे दिखा लो, एक्स से दिखा लो। जो आंकड़े आपको दिए इनको एक्स से आप दिखाओ। देखो 10 है, 13 है, 17 है, 19 है, 12 है, 15 है, 19 है, 20 है, 19 है, 17 है, ठीक। ये आपको आंकड़े यहाँ पर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बारंबारता एफ आई देखिए, क्या देखिए, एक्स आई हमने, ये तो आंकड़े दिए, इनको हमने एक्स आई बोल दिया। एफ आई आप देखिए, मतलब बारंबारता कितनी बार आया हुआ। देखो आप यहाँ पर देखोगे तो 10 जो है वो केवल और केवल कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। 13 केवल और केवल एक बार आया हुआ है। इसमें देखो 13 कितनी बार, एक बार आया हुआ है। 17 देखो कितनी बार आया हुआ है, 17 यहाँ पर 17 दो बार आया हुआ है। 17 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार 17 आया हुआ है। ध्यान से देखो, एक बार ये हो गया, एक बार 17 दो बार आया हुआ। 19 देखो 1 2 3, 19 जो है वो 3 बार आया हुआ है। 19 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। और यहाँ पर अब देखो 12 कितनी बार आया है, 1 है। 15 कितनी बार आया है, 1 है ना। और 20 कितनी बार आया है, 20 आपके पास 1 आया है। ये आप देख रहे हो, है ना। आप देख लो यहाँ पर 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 3 10, 10 टोटल है, हो गए ना। तो आप देख लो यहाँ पर 19 जो है 3 बार आया है, 17 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 17 कितनी बार आया, 2, एक ये और एक ये। बाकी 10 एक बार, 13 एक बार, है ना। और 12 एक बार, 15 एक बार, और आपके पास 20 भी एक बार ही आया है। इसका मतलब बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब है, इसमें आपसे यही पूछा है का बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। बहुलक ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है कि इसका बहुलक बताना है। अब बहुलक के लिए हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर बताते थे कि जौन हुए अहिलक वही आए बहुलक, है ना। क्या बताया हमने, जौन हुए अहिलक वही आए बहुलक। अब अहिलक का मतलब क्या है, देखो कितने गजब का लाइन है ना, जौन हुए अहिलक वही आए बहुलक, है ना। देखो इसमें इसकी बारंबारता ज़्यादा है, 19 की बारंबारता ज़्यादा। 19 जो है वो 3 बार आया है, 19 3 बार आया है। 17 कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो बताओ इसमें बहुलक क्या होगा, बहुलक जो है वो आपके पास इसी में से आपको बताना कि कौन बहुलक है। सोचो इसमें इधर जो हमने लिखा ये बहुलक है, बहुलक आपको इसी में से बताना रहता है ना। तो देखो 19 अहिलक बार आया है ना। जौन हुए अहिलक वही आए बहुलक। तो अहिलक कौन है, अहिलक है 19, और जब अहिलक यो है तो बहुलक यही,
है ना, यौन हुए अहिलक वही आए बहुलक। तो 19 जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पे बारंबारता किसकी, किस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा बार आया, बारंबारता सब समझ रहे हो, कौन ज़्यादा बार आया है। तो 19 जो है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 3 बार आया। इसका मतलब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका जो बहुलक है वो आपके पास 19 है। क्या है? 19। बाकी आप अपनी लाइन में इसको आप लिखना चाहो, इतने तो हो ही गए आपके ना आंकड़े, इसका आंकड़े पूरे लिखना है, का बहुलक 19 है। आप तो इतने हो ही चुके हो कि इतने आपको चीज़ें आती होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो बस आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, समय भी हो रहा है ना। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।